और एक बार फिर से स्वागत हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेईई बोर्ड का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आप लोग को जारी कर दिया गया है। तो आज मैं आप लोग का 10th का जो मैथ्स का है सीट 1 लेकर आया हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग को दूंगा और यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 10th का भी पूरा आप लोग का दे दूंगा सारा सब्जेक्ट का, और 12th का भी सारा आप लोग का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप लोग को लिखना है। 120 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग को सिंपली करना है। 120 को किस तरह लिख सकते हैं, 2, 60, 2, 30 इस तरह करके आप लोग अभाज्य गुणनखंड आप लोग को लिखना है। तो 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 एक बार और 5 एक बार। तो यहाँ से आप लोग सिंपली देख सकते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा 2 दूनी 4, दूनी 8 आती है 24, और 24 बजे जो होगा 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्ती मतलब एचसीएफ दिया हुआ 9 और इसका एलसीएम पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता होगा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, देखिए एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम को हम लोग निकालना है। तो एलसीएम को निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को इस साइड ले जाएंगे और 9 को उस साइड लेकर आप लोग को डिवाइड कर देना है। तो आप लोग का आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 25 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऑप्शन से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों क्या है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 5 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 और 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो इसका अद्वितीय मतलब एक ही होगा उसके, वो सब कुछ उसका गुणनखंड को छोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो वो बोल रहा है, तो इसको आप लोग लिखने कैसे लिखते हैं कोई भी द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया, √2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 1/3 इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में आप लोग को दिख रहा है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन बी आप लोग को नजर आ रहा हो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग पूछा जा रहा है। तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। फॉर्मूला वैसे आप लोग पूछा जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ग्राफ में दिख रहा होगा और आप लोग को पता है शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि x को जितना बार कट करता है उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये ऊपर में दिया हुआ है, एक भी बार x को कट नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है, समीकरण युग्म इतना तथा इतना में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण के ये किसका कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब कि अनेक हल होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मतलब प्रतिच्छेद करता है या संपाती या समांतर क्या है। तो आप लोग को सिंपली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये किसका कंडीशन है, अनेक हल होने का। तो आप लोग कंडीशन चेक करने के लिए आप लोग a1/a2 करके चेक कर सकते हैं। a1/a2 रुकिए मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। a1 यहाँ पर क्या है, ये समीकरण को देखना है 2/3 इक्वल टू b1/b2 माइनस 3/4 इक्वल आ रहा नहीं आ रहा ना, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो ये किसका कंडीशन होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन होता है प्रतिच्छेद करना, मतलब एक रेखा मतलब एक पॉइंट पर वो दोनों मतलब मिलेगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ये प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस y इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल है। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर में देखें कि अनंत हल का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 लगा दीजिए सिंपली, c/2 इक्वल टू b1/b2 माइनस 1/-2, यहाँ 2 नहीं होगा 6 होगा, c/6 इक्वल टू माइनस 1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 6 को उस साइड ले जाइएगा तो वो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट c का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण युग्म 11 क्वेश्चन है समीकरण युग्म इतना 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल क्या है। तो इसमें ऑप्शन को बैठा कर चेक किया जा सकता है। मान लीजिए हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो x का वैल्यू 2 बैठा दीजिए और y का वैल्यू 1 बैठा दीजिए, -1 बैठा दीजिए। यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर हो जाएगा। दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि x का वैल्यू यहाँ 2 बैठाते हैं पहला इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ माइनस पहले से -1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन में बैठाएंगे तो वो 6 प्लस 6 माइनस हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। तो ये सब आप लोग इजीली बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, वो रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? तो ये असंगत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये समीकरण युग्म में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये हल पूछा जा रहा है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ, दोनों के ऐड कर दीजिए, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू आप लोग का 5 निकल के आएगा। तो एक्स इक्वल टू 5 आएगा। तो किस में है एक्स इक्वल टू 5? तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट ऑप्शन किधर है हम लोग का? एक्स का वैल्यू 5 आना चाहिए। तो देखिए 5 पहला ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन वाई का वैल्यू हम लोग को 4 आना चाहिए। तो 4 चेकआउट कर लेते, 4 आ रहा है कि नहीं वाई का वैल्यू। हम लोग का एक्स का वैल्यू 5 आया, तो एक्स का वैल्यू 5 बैठा दीजिए यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, 5,4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का आप लोग का सिंपली चेक करने का मेथड यही है कि जो आप लोग का वेरिएबल है उसके मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। यदि आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में नहीं जानते तो मैंने 6 से 7 मिनट का एक वीडियो बनाया है, वो प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो द्विघात समीकरण जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग का इजीली बन जाएगा। तो इसमें सिंपली बता देता हूँ, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है वही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो बोल रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है? तो पहला कोई ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर और एक्स स्क्वायर इधर, यानी कैंसिल हो जाएगा। आप लोग यदि सॉल्व कीजिएगा तो मुझे तो यहीं से दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा इसका सॉल्व कीजिएगा तो। और ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो बी में भी ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, तो ऑप्शन सी में आप लोग के इधर जो है राइट हैंड साइड आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो है वो मतलब ये इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं और इधर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, मतलब कि ये कैंसिल आउट नहीं होगा और ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। मतलब कि आप लोग का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी में यदि चेक किया जाए तो ऑप्शन डी में भी देखिए, ऑप्शन डी भी आप लोग का सही लग रहा है। ऑप्शन डी भी तो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी तो सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण दोनों है। कौन सा द्विघात समीकरण है? तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें ये क्या गया है, प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों द्विघात समीकरण है। भले इसमें एक्स का कोफिशिएंट 0 है, एक्स का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, लेकिन एक्स का मैक्सिमम पावर जो 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ऑप्शन सी द्विघात समीकरण, ऑप्शन डी द्विघात समीकरण है। यदि आप लोग पूछा जाए कि दोनों में से किसको ज़्यादा टिक लगाना सही होगा, तो ऑप्शन डी को ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें एक्स का भी कोफिशिएंट आप लोग को देखा जाएगा। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट 2 है ना, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ एक्स का कोफिशिएंट आप लोग को नहीं, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है, तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। ओवरऑल हम बता देते हैं कि ये दोनों आप लोग का द्विघात समीकरण है, तो दोनों सही होगा। यदि आप लोग बोलेंगे कि कोई एक बताइए तो एक में ये इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ दोनों द्विघात समीकरण में किसी एक के फेवर में नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यदि विविक्तिकार मतलब डी ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या होगा? तो डी ग्रेटर देन 0 पर क्या होता है? मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है, मतलब अलग अलग दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और डी इक्वल टू 0 पर वास्तविक और समान होता है, डी ग्रेटर देन 0 पर वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू मूलों की प्रकृति क्या है? तो डी का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप लोग पता चल जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो -4a तो 1 है और c माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो डी क्या आया? डी आया ग्रेटर देन 0। ये देखना डी क्या आया है, तो डी ग्रेटर देन 0 आया, यानी क्या ऊपर वाला कंडीशन ही है डी ग्रेटर देन 0, तो उसका क्या होता है? वास्तविक होता है और भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब असमान, असमान मतलब जो रूट बराबर नहीं है, जो मूल एक दूसरे के बराबर नहीं है, दोनों मूल अलग अलग है, तो वही है वास्तविक तथा असमान बोलिए या वास्तविक तथा भिन्न बोलिए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा था कि आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे बहुत कोई, तो आप लोग को भी समझ में आ जाए, यदि सही से नहीं पढ़े होंगे तो। अदरवाइज आप लोग बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट सिंपली ऐसे ही टिक आउट कर दूंगा, ऑप्शन बता दूंगा, तो आप लोग वैसा नहीं होगा। ये मैथ से तो इसमें रटा नहीं जा सकता, इसको कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जैसा मुझे मतलब इस वीडियो पर आप लोग का रिस्पांस मिलेगा, उसी आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। और यदि आप लोग अच्छा खासा रिस्पांस मिला, यदि आप जिस भी क्लास के हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यदि मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे भी टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, यदि मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं बना पाऊंगा। और यदि अच्छा रिस्पांस आया तो बनाऊंगा जरूर, और यदि आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम मिलता है और मुझे भी पढ़ना होता है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक तथा मूल होंगे यदि। देखिए बहुत सारा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोल रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल, देखिए वही वाला कंडीशन, तीनों क्वेश्चन एक ही कंडीशन पर आधारित है। भिन्न बोला जा रहा है और वास्तविक, तो क्या होता है? डी ग्रेटर देन 0 होता है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 17 का सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन अब ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 विभक्त कर क्या होगा? मतलब डी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सिंपली निकाल दीजिए, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 12, यानी क्या -11 हो जाएगा। तो -11 किस में है? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
द्विघात समीकरण ये का मूल समान हो, मूल समान हो यानी क्या, डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मूल समान मतलब क्या, डी इक्वल टू जीरो। तो डी इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4k इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप लोग का के इक्वल टू 4 यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना स्पीड में बन जाएगा तुरंत आप लोग को, लगभग 40 क्वेश्चन है तो 20 मिनट में बन जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो मूल ज्ञात करिए। देखिए मूल ज्ञात करने बोल रहा है तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे ना चेक आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। इसको बना के ही दिखा देता हूँ और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो इसको क्या, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 और 2 में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो 3 और 2 के फैक्टराइज में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो कर सकते हैं भाज्य गुणनखंड द्वारा। और यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 और यहाँ पे एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक्स का वैल्यू 3 और 2 आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं कि ऑप्शन से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऑप्शन हमको बैठाना है, दोनों देखिए दोनों एक्स की जगह एक बार 2 बैठाइए, एक बार एक्स की जगह 3 बैठाइए, देखिएगा दोनों बार मतलब जीरो आएगा। जैसे मैं बैठा के दिखा देता है, एक्स का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, देखिए जीरो आ रहा है, देखिए तो ये 10 हो गया और 6 प्लस 4 10 हो गया, -10 और +10 तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। तो उस तरह आप लोग सिंपली बना सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कौन सा एपी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी का क्या, जो डी होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सार्वअंतर जिसको बोला जाता है। तो वो आप लोग का जो है कॉमन डिफरेंस जो वो सेम होना चाहिए सब में। तो देखिए एपी को चेक करने के यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये तो एपी नहीं है, ऑप्शन ए एपी नहीं है, क्योंकि इसमें डी जब निकालेंगे तो 8 माइनस 4 यहाँ 4 आ रहा है, और जब यहाँ से माइनस कीजिएगा A2 माइनस A1 तो वो 2 आ रहा है, तो ये तो एपी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग एपी पढ़े होंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि 10वां पद क्या कीजिए, तो ए इक्वल टू 2 है और डी इक्वल टू 5 है, तो हमको क्या निकालना है, A10 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9D, तो ए कितना है 2 प्लस 9 इंटू 5 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 47। देखिए कितना स्पीड में आप लोग को बन जाएगा 47। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो 2 अंक वाली कितनी संख्या हो जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ। 2 अंक कहाँ से शुरू होता है आप लोग पता है, 11 से शुरू होता है, तो एक एपी बन जाएगा। 2 अंक क्या हो जाएगा, 2 अंक ये रुकिए, 2 अंक वाले कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। तो 11 तो 3 से विभाजित नहीं, 11 से शुरू होता है 2 अंक का, लेकिन 11 3 से विभाजित नहीं है। तो 12 3 से विभाजित है, तो और किस उसके बाद क्या विभाजित है, 12 के बाद 15 हो जाएगा। इस तरह डॉट डॉट लास्ट कहाँ तक जाते हैं 99, क्या 99 3 से विभाजित है, तो हाँ 3 से विभाजित है 99। तो बस इसमें क्या बोल रहा है, 2 अंक वाली कितनी संख्या, हमको एन का वैल्यू निकालना है। ये एपी बन गया ना, इस एपी में एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। तो ए एन क्या है 99 इक्वल टू ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 एन निकालना है, n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87 और 3 इधर आ जाएगा तो इक्वल टू n-1। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी 30 आंसर हो जाएगा इसका जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर। रुकिए मैं बताता हूँ ऑप्शन क्या है। तो देखिए 30 आया हम लोग का, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 24, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा था। तो देखिए इसको समेशन में एपी जो आप लोग पढ़े होंगे सम का वैल्यू, एसएन का वैल्यू पूछ पढ़े हैं ना, तो उसी से आप लोग का बन सकता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा 49 तक, ठीक। तो इसमें बोल रहा है सम का वैल्यू क्या हो जाता है, एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए n/2। तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, एन कितना हो पाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए एन कितना होगा, कैसे होगा बताइए, तो कितना हो सकता है एन का वैल्यू। तो इसमें एन का वैल्यू जो होगा वो 25 होगा। क्यों 25 होगा, क्योंकि 25 वो 0 से 50 के बीच क्या 25 विषम संख्या होगा, 25 सम संख्या हो जाएगा। तो 25 अब नहीं तो इस तरह भी निकाला जा सकता है, यदि आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं 1 3 5 इस तरह एपी बनाना 49 तक। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जा सकता है 49 एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 48 डिवाइडेड बाई 2 44 और प्लस 1 तो 45 हो जाएगा एन का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए 1 3 5 करके 49 तक। तो क्या हो जाएगा एन का वैल्यू n/2 यानी 25/2 इंटू लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस 49 आप लोग पढ़े ना ए प्लस ए एन, तो क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, यानी 625 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 25 क्वेश्चन 25वां नंबर, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होता है संपाती होते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। संपाती सॉरी समरूप सही टिक लगा रहे पढ़ रहे हैं इसको, तो समरूप होते हैं सभी वृत्त। 26 आकृति में यदि क्या दिया है आकृति में यदि डी पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ओके। और क्या कहा जा रहा है डी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1.5 इसका वैल्यू दिया हुआ, और ई सी इक्वल टू 3 तो ए डी का मान लिया। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है सिंपली, आप लोग पढ़े होंगे कि दो जब भुजा पे ये तो थेल्स प्रमेय पर आधारित है कि मतलब जब दूसरा ये थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़े हैं ना कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा यदि उसके पैरेलल खींचा जाए तो उसका जो रेशियो होता है वो आप लोग का इक्वल होता है। तो रेशियो इक्वल कर दीजिए, तो ए डी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ये तो 2 हो जाएगा और ये 2 उधर जाएगा तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए डी का वैल्यू जो आप लोग का 1 निकल के आ रहा है। तो ए डी का ही पूछा जा रहा मान, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 1 हो जाएगा। ठीक। 27, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका सूत्र किस नाम से जाना जाता है? देखिए संगत कोण बराबर है, दो दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो ये त्रिभुज तो संगत कोण ही बराबर है, तो ए हो जाएगा। तीनों एंगल आप लोग का जो है इक्वल बोला जा रहा है, तो आप लोग का एंगल 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 प्रॉपर्टी लग जाएगा। ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ट्रायंगल पीक्यूआर ट्रायंगल एबीसी में क्या है। देखिए एक एंगल 60 डिग्री है, इसमें भी एक एंगल 60 है, इसमें एक 80 है, इसमें एक 80 है, इसमें 40 मतलब तीनों एंगल बराबर है। इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप है। तो एबीसी और इस तरह आप लोग को लिखना है, जैसे देखिए समरूप लिखने का एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी समरूप ट्रायंगल पीक्यूआर, ऐसा लिखना सही होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में लेकिन कुछ और तरह का लिखा गया, तो ऐसा लिखना सही क्यों होगा? क्योंकि यदि एंगल ए को देखेंगे तो एंगल ए देखिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल दिख रहा है उस वो भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए एंगल पी 60 डिग्री है तो यस है। अब देखिए बी एंगल बी कितना है 80 डिग्री, क्या एंगल क्यू 80 डिग्री है? तो हाँ है। एंगल सी क्या है 40 डिग्री, तो एंगल आर देखना होगा कि 40 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल आर भी 40 डिग्री है। इसका मतलब कि हम लोग को इस पैटर्न में लिखना होगा ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो ऑप्शन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं पीक्यूआर, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, यदि दो समरूप त्रिभुजों संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो 4:9 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वो जो आप लोग का है वो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 16/81 ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसके शीर्षलंब की, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी समबाहु त्रिभुज एबीसी, इसका जो भुजा का है लंबाई 2a दिया हुआ है 2a और इसमें बोला शीर्षलंब, इसी का वैल्यू निकालना है। मान लीजिए एडी का वैल्यू निकालना, तो ये ए हो जाएगा क्योंकि ये 2a है बीसी का वैल्यू, तो डीसी का वैल्यू जो ए हो जाएगा। हमको एडी का वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a² यानी कि 4a² माइनस a² क्या होगा √3a² यानी कि √3a यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, ट्रायंगल एबीसी में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये एंगल B का मान पूछा जा रहा है, तो एंगल B क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग को ये तीनों भुजा दिया हुआ है, इससे हम लोग ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो AC है वो कर्ण का काम कर रहा है, मतलब कि इस तीनों भुजा से हम लोग बताया जा सकता है कि ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC जो बनेगा वो एक ये क्या बोला जा सकता है, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? यदि आप AC का स्क्वायर निकालेंगे तो आप लोग को दिखेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरह आप लोग को दिखेगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं बना देता हूँ सिंपली, तो ट्रायंगल ABC यानी एंगल B को जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों 90 डिग्री होना चाहिए, इस पर भी आप लोग को रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि AC का वैल्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मतलब इसको कर्ण होना आवश्यक है। क्यों कर्ण होना आवश्यक? क्योंकि ये सबसे बड़ा भुजा है, सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण होना आवश्यक। तो कर्ण किसको कैसे डिफाइन करते हैं? कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस को किस प्रकार हम लोग डिफाइन करते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो जब ये कर्ण निकल गया तो मतलब एंगल B को जो है वो 90 डिग्री होना जरूरी है, तो इसलिए इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 में कहा जा रहा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वृत्त की बोले कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें देखिए स्पर्श रेखा कोई भी यहाँ से भी खींचा जा सकता है, यहाँ से भी खींचा जा सकता है, यहाँ से भी, मतलब अनंत बोला जा सकता है, अपरिमित रूप से अनेक, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 33, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर किसी स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जाए। देखिए इस तरह आप लोग का फिगर बनाना, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, एक वृत्त है, इसकी केंद्र से बोल रहा है 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, यहाँ से मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 13 सेंटीमीटर, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये 12 दिया हुआ, तो वृत्त की त्रिज्या ये निकालना। तो आप लोग नहीं जानते कि ये जो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 144, तो इसका क्या निकल जाएगा √25 यानी कि 25 यानी कि 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, दो संकीर्ण वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब कि कहा जा रहा है एक वृत्त है छोटा सा वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक, ये 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और बोला जा रहा है एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक, 5 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है स्पर्श रेखा खींचा गया है, मतलब स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त पर और बड़े वृत्त की वो जीवा है, तो ये जीवा है बड़े वृत्त की और छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो इसका त्रिज्या क्या 5 है, ये भी त्रिज्या हो जाएगा 5। तो हमको बोला जा रहा है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बोला जा रहा है उस वृत्त की जीवा क्या होगी, मतलब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। मान लीजिए इसको ए बी का वैल्यू पूछा जाता है, ए बी का वैल्यू हम लोग सिंपली नहीं फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये 3 दिया हुआ, ये तो लंब होगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और ये 5 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, ये 3 ये 5, तो हमको ये निकाल लीजिए और इसका डबल कर दीजिए तो ये भी निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या होगा, पाइथागोरस फिर से लगा दीजिए, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, इसका डबल कीजिएगा तो 8 आंसर सही हो जाएगा। 8 आंसर आप लोग का ऑप्शन ए पर दिख रहा होगा, 35 का ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का 36, थीटा केंद्र कोण और आर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रिज्या वाला वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है? तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए किस पर है, 2 पाई आर थीटा/360, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट सवाल है 39, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी पड़े थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो पाई आर का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आप लोग 0 0 कैंसिल और 36 कैंसिल, यानी 6 पाई आंसर हो जाएगा। तो पाई के टर्म में नहीं दिया तो उसको 22/7 लिख दीजिए पाई को। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। तो 132 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। देखिए 132 डिवाइडेड बाई 7, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 39 का। चलिए नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है 40 का। तो आप लोग यहाँ बोला जा रहा है एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो घोड़ा घास चढ़ सकता है? तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन बोला जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को कहा क्या जा रहा है, देखिए 14 में, सॉरी 40 में, कि एक घोड़ा है जिसको 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, तो ये कहाँ पर चढ़ सकता है, वही पूछा जा रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या हो। तो क्या चढ़ सकता है, ये जो इस वृत्त पर ही ये चढ़ सकता है, इस घोड़ा इसी वृत्त पर जा सकता है, क्योंकि ये त्रिज्या का काम करेगा, जो रस्सी वो त्रिज्या का काम करेगा। तो इसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर करके। तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 से काट दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 154। तो 154 मीटर स्क्वायर आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आप लोग का पूरा सॉल्यूशन दे दिए, अच्छा से दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर से जरूर बनाऊंगा आप लोग के लिए वीडियो। और यही कहना है कि आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इतना, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।